नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय जनवरी 2025 का टाइम चल रहा है और आज से ठीक 5 साल पहले चाइना के वुहान शहर से एक वायरस की उत्पत्ति हुई थी जिसको बोला गया था कोविड 19 वायरस। कोविड 19 इसलिए बोला गया था क्योंकि ये नवंबर 2019 में नया वायरस था जो उस समय प्रकट हुआ था और इस वायरस ने बहुत भयंकर तबाही मचाई थी। अगर आपको याद हो तो हमें लॉकडाउन भी लगाना पड़ा था। हमें क्या और पूरे वर्ल्ड में इसने काफ़ी तबाही मचाई थी इस वायरस ने। और इस वायरस ने इतनी तबाही मचाई थी कि पूरा सिस्टम बंद हो गया था। पूरे कई कई देश खराब हो गए थे, बहुत मौतें हुई थी इस वायरस से। तो ऐसा ही एक वायरस हमारे बीच फिर से आ गया है जिसका नाम है HMPV वायरस। HMPV मीन्स ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। और ये वायरस अभी फिर से चाइना में आया है, चाइना में इस पता लगा है। और इसकी वजह से जो सोशल मीडिया में बहुत सारी न्यूज़ आई हैं जिसमें ये पता लगा है कि चाइना के बहुत सारे हॉस्पिटल इन वायरस के पेशेंट से भरे हुए हैं और वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो फ्लडेड हो गया है इस तरह के वायरस के इन्फेक्शन से। तो अब ये गंभीर सवाल ये उठता है कि क्या फिर से एक और लॉकडाउन लगने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पीवी वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। तो अगर इस वायरस की बात करें और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और कोविड 19 से ये कैसे डिफरेंट है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये वायरस खतरनाक है या सिंपल वायरस है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितने ज़्यादा वायरस चाइना में ही सब प्रकट होते हैं, चाइना में ही आते हैं, तो ये एक बहुत ड्यूबियस एक न्यूज़ है। और चाइना का सोशल मीडिया का जो न्यूज़ है वो इस समय सब चल रहा है कि भाई इस समय वायरस कितने फैले हुए हैं, वहाँ पे लोग वायरस से ग्रस्त हैं। लेकिन चाइना के जो मीडिया है, सोशल मीडिया के अलावा जो नॉर्मल मीडिया है, उस पर बहुत ज़्यादा वहाँ की सरकार का नियंत्रण है, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज बाहर आ नहीं पाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें उसमें क्या, हमें उसको कैसे लेना चाहिए, क्या सतर्कता बरतनी चाहिए और क्या ये कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, क्या इसकी वजह से लॉकडाउन लग सकता है। तो आइए ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। अगर हम कोविड 19 से कंपेयर करें तो ये कोविड 19 एक नया वायरस था। इट वॉज ए नोबल वायरस, मतलब ये पहले वायरस कभी भी पता नहीं लगा था। और जैसा कि क्योंकि ये वायरस नया था कोविड 19, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, इसका ट्रीटमेंट नहीं पता था, इसके लक्षण नहीं पता थे, इसके कॉम्प्लिकेशन नहीं पता थे। लेकिन अगर हम HMPV वायरस की बात करें तो ये वायरस नया वायरस नहीं है। सबसे पहले 2001 में, मतलब आज से 25 वर्ष पहले, इस वायरस की खोज हुई थी जो कि नीदरलैंड में हुई थी। नीदरलैंड में इसका फर्स्ट केस पाया गया था और ये फ्लू के जो पेशेंट्स थे उन फ्लू के पेशेंट्स में इसको सेग्रीगेट किया गया था इस वायरस को, और उस समय ये पता लगा था कि एक नया वायरस है 2001 में। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे लोगों में देखा गया है कि ये वायरस काफ़ी कॉमन है। और इस वायरस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा जो होता है वो बच्चों को अफेक्ट करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको ये ज़्यादा प्रभावित करता है और उनमें ये बीमारी करता है। ये वायरस नया वायरस नहीं है, इसलिए इस वायरस से हमें क्या करना है, आगे डरना है या नहीं करना, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि इस वायरस के बारे में बात करें तो ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ये जो वायरस फैलता है ये सिर्फ सेम जैसे कोविड 19 वायरस फैलता था वैसे ये भी वायरस फैलता है। खांसने से, छींकने से जो ड्रॉपलेट एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं वो ड्रॉपलेट किसी और के द्वारा, इनहेलेशन के द्वारा लंग में या रेस्पिरेटरी ट्रैक पे जाती है और फिर ये वायरस दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट करता है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है फैलने का। इसके अलावा कोई भी अगर पेशेंट इस वायरस से ग्रसित है, उसने अगर अपने नाक या मुंह में हाथ लगाया और उसी को दूसरे को ट्रांसमिट किया तो ये फोमाइड से या हाथ से भी ट्रांसफर हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। तो एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है और दूसरा टच करने से या छूने से फैलता है। तीसरा, अगर इस वायरस के लक्षणों की बात करें तो ये 2 तरह के लक्षण करता है। एक तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि इन्फेंट्स होते हैं, 1 साल तक के बच्चे होते हैं या 2 साल के नीचे बच्चे होते हैं, इनमें ये कुछ कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। क्या सिम्टम्स होते हैं? पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो सिम्टम होते हैं वो मोस्ट कॉमन सिम्टम है खांसी आना, गले में खराश होना, कोल्ड होना मतलब नाक बंद होना या नाक से पानी आना, इसके अलावा फीवर आना। इसके साथ साथ पेशेंट को बॉडी में पेन होता है, मैलेज होता है और बहुत ज़्यादा थकावट होती है। तो ये इस वायरस के लक्षण हैं। तो अगर हम इस वायरस की बात करें कि क्या ये वायरस खतरनाक है,
तो यूजली ये एक बहुत ही नॉर्मल वायरस है, नॉर्मल फ्लू की तरह वायरस होता है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस होता है या रेस्पिरेटरी सिंकाइशियल वायरस होता है, ये उस वायरस की तरह ही वायरस है। तो ये बहुत खतरनाक वायरस नहीं है। लेकिन कुछ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं या ओल्ड एज जैसे 70+ के एज के पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज के व्यक्ति हैं, जिनका अनकंट्रोल शुगर है, जो किडनी, जिनका सीकेडी के मरीज हैं, जिनकी किडनी खराब रहती है, लीवर खराब है, या जो कैंसर के पेशेंट हैं, उनमें ये वायरस अगर इन्फेक्ट करता है तो ये जानलेवा सिद्ध हो सकता है। ये ऐसे लोगों में जिनमें इम्यूनिटी कमजोर है, उनमें ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ साथ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी करता है, जैसे कि निमोनिया करता है। और निमोनिया के बाद ये ARDS भी कर सकता है और ऐसे पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। तो जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, वो लोग इससे ज़्यादा ग्रसित होते हैं और उसमें ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन करता है। अगर हम एडल्ट पेशेंट, नॉर्मल एडल्ट पेशेंट की बात करें, तो ये नॉर्मल एडल्ट पेशेंट को भी होता है, एडल्ट व्यक्ति को भी होता है, और इनमें सिर्फ ये सर्दी, जुकाम, खांसी करता है। मतलब इसमें ये कोल्ड करेगा, कफ करेगा, शरीर में पेन होगा, फीवर आ सकता है और गले में खराश हो सकती है। इसके साथ साथ अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तो उसको निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि बच्चों में इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो यूजली जो छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, जब ये इस वायरस से ग्रसित होते हैं तो उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, इस वायरस से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। तो ये छोटे बच्चों को प्रभावित कर सकता है। तो जो छोटे बच्चों को अगर इन्फेक्शन होता है तो उनको ये सिम्टम तो वही होंगे, पहले उनको खांसी करेगा, जुकाम करेगा, कोल्ड करेगा, फीवर करेगा, और इसके बाद 2 कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया। ब्रोंकियोलाइटिस मीन्स जो सांस की नलियां होती हैं, जिनसे कि फेफड़ों में हमारे हवा जाती है, उनमें यह सूजन कर सकता है, उनको इन्फेक्शन कर सकता है। दूसरा, ये निमोनिया कर सकता है छोटे बच्चों में। तो निमोनिया होना भी बच्चों में एक थोड़ा सा खतरनाक होता है। तो छोटे बच्चों को हमें इससे बचाने की जरूरत है। और जो बहुत ओल्ड पेशेंट हैं, 70+ पेशेंट हैं, प्लस जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जैसे कि कैंसर के पेशेंट, किडनी या हार्ट के पेशेंट, लीवर जिनका खराब है वो पेशेंट, या पेशेंट जो कीमोथेरेपी पेशेंट्स है कैंसर के, उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तो उनको इनसे बचाने की जरूरत है। तो अगर हम अभी की बात करें तो इंडिया में भी ये वायरस पाया गया है। कम से कम 20 केस इसके हमारे इंडिया में डिटेक्ट हो चुके हैं। कुछ गुजरात में हुए हैं, कुछ केरल में हुए हैं, और कुछ यूपी में, लखनऊ में भी एक केस हुआ था जो शुरू में पॉजिटिव आया लेकिन बाद में निगेटिव आया है। तो अगर हम इस वायरस की बात करें कि क्या ये वायरस फिर से कोविड की तरह पैंडेमिक कर सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। ये वायरस एक सिंपल वायरस है जो कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को, मोस्ट ऑफ द पब्लिक को इन्फेक्ट कर चुका है ऑलरेडी। जैसे ही बच्चा 5 साल तक होता है तब तक वो उन बच्चों को इस वायरस से द्वारा इन्फेक्शन हो चुका होता है और उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है। तो अगर 5 साल के ऊपर बच्चे हैं प्लस एडल्ट हैं, उनमें ये वायरस कई बार इन्फेक्शन कर चुका होता है, जो कि सिंपल सर्दी, जुकाम, खांसी करता है, फीवर भी कर सकता है। और ये सेल्फ लक्षण होते हैं जो कि 4 से 5 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं अगर पेशेंट की इम्यूनिटी ठीक है और कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है। तो अगर हम बात करें कि इस वायरस की वजह से क्या वर्ल्ड में या इंडिया में अब कहीं भी लॉकडाउन लग सकता है, तो नहीं लगता है। मतलब लॉकडाउन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक नहीं है, ये ऑलरेडी कम्युनिटी में है और ये वायरस से हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी कभी वायरस में म्यूटेशन हो जाता है, वायरस अपना रूप चेंज कर लेता है। तो अगर वायरस अपना रूप चेंज करता है या म्यूटेट करता है, तो उसके बाद उसकी जो वायरुलेंस है या उसकी तीव्रता है वो बढ़ जाती है, तो वो खतरनाक हो सकता है। तो अभी हमें ये नहीं पता है कि जो ये नया वायरस का आउटब्रेक चाइना में हुआ है ये कितना खतरनाक है। तो इसीलिए इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। तो क्या प्रिकॉशन लेना है? जैसे हम कोविड-19 में प्रिकॉशन लेते थे कि हमें पब्लिक, अगर भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी व्यक्ति को अगर खांसी जुकाम है तो उससे हमें डिस्टेंस बना के रखनी है। किसी भी पेशेंट्स को जिसको खांसी जुकाम है वो अपना मास्क लगा के रहे और बार बार साबुन से हाथ धोए। अगर कहीं किसी चीज़ को छू रहा है तो साबुन से हाथ धोए। अगर बाहर रह रहे हैं, साबुन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। स्पेशली जिन पेशेंट्स को कोल्ड एंड कफ है वो अपना मास्क पहन के रखें ताकि दूसरे लोगों तक ये वायरस ना फैल पाए। इसके अलावा हाथ मिलाने से परहेज करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें हम लोग हाथ जोड़ के अभिवादन करते हैं, तो हाथ जोड़ना बहुत ही अच्छी चीज़ है। हाथ पिलाना
अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे वायरस एक दूसरे में बहुत आसानी से फैल सकता है। तो ये सब प्रिकॉशन करके हम इस वायरस से बच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इस वायरस का इन्फेक्शन हो गया है तो कुछ हमें प्रिवेंशन करना है या कोई प्रिकॉशन है, इस बचे कैसे? तो बचने के लिए हमें इसके इन्फेक्शन से होने से बचना है। इस वायरस के अगेंस्ट अभी तक कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। वैक्सीन इसलिए डेवलप नहीं हुई है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा सीरियस वायरस नहीं है, इसके अगेंस्ट अभी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। अगर ये कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा करेगा तो इसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप होगी। लेकिन अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये पाया गया है कि ये वायरस सिंपल फ्लू वायरस की तरह है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है। फिर भी हमें इससे बचने की ज़रूरत है और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो ये सारे लक्षण इस वायरस के होते हैं। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कृपया करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।